राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछले 2 वीडियो हमने मनु को लेकर बनाए थे। विद्यार्थियों, भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत मनु की विचारधारा के संदर्भ में उसने राज्य की संप्रभुता अर्थात राजा की सर्वोच्च शक्ति के संबंध में धर्म और दंड को आधार बनाकर राज्य की सर्वोच्च शक्ति संप्रभुता का विवेचन किया था। विद्यार्थियों, पूर्व में भी धर्म के संबंध में जो विवेचन है उस संदर्भ में उल्लेखित किया गया कि धारयति इति से धर्मे अर्थात जो धारण करने योग्य है, जो आदर्श के अनुकूल है, जो नीति के साथ है, जो नियमों के अनुकूल है, ऐसा आचरण धर्म की परिभाषा के अंतर्गत माना जाता है। और इसके विपरीत जो धर्म के प्रतिकूल है, अनैतिक है, दुराचारपूर्ण है, भ्रष्ट है, वह आचरण अधर्म की श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है। इसलिए धर्म की रक्षार्थ दंड एक अति आवश्यक तत्व है। दंड उसलिए जरूरी है क्योंकि धर्म की पालना नहीं होती है। धर्म की पालना के लिए दंड को प्रतिभूत करना होता है और धर्म और दंड के फलस्वरूप जो शक्ति और सत्ता निकलती है वो सर्वोच्च होती है और वही सर्वोच्च शक्ति राजा अथवा राज्य में विद्यमान होती है। यही उसका सर्वोच्च शक्ति का धर्म और दंड बेस है, आधार है। मित्रों, विद्यार्थियों, राज्य के कार्य के संदर्भ में मैंने विवेचन किया कि जन कल्याण का कार्य, प्रजा की सुरक्षा का कार्य, प्रजा की संपत्ति की रक्षा का कार्य, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य, ये सभी कार्य राज्य के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, राज्य के दायित्वों के अंतर्गत माने जाते हैं। विद्यार्थियों, अब यदि हम राज्य के सप्तांग सिद्धांतों का मनु के अनुसार वर्णन करें तो मनु ने राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत बताए हैं उसमें सर्वप्रथम राजा को ही रखा है और राजा को वो स्वामी के नाम से संबोधित करता है। विद्यार्थियों, दूसरा जो अंग है राज्य का वो है मंत्री और तीसरा अंग पुर है, चौथा राज्य है, पांचवा कोष, छठवां दंड और सातवां मित्र। इस प्रकार से राज्य के ये सप्तांग सिद्धांत राज्य के अंग कहलाते हैं, राज्य की प्रकृति कहलाती है, जिसका विवेचन मनु ने किया है। प्रजा की सुरक्षा, लोक कल्याण का कार्य, अर्थव्यवस्था संबंधी कार्य, प्रशासनिक कार्यों का
निर्वहन और अंतर्राज्यीय संबंधों का संचालन, एक दूसरे राज्यों के साथ संबंध किस प्रकार के होने चाहिए और न्याय व्यवस्था संबंधी कार्य और सामाजिक व्यवस्था का नियमन, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य राज्य के दायित्वों के अंतर्गत माना। विद्यार्थियों, अब यदि हम राजा के कर्तव्यों को देखें तो मनु ने अपनी मनुस्मृति में उसके 7वें अध्याय के अंतर्गत राजा के कर्तव्यों का विवेचन किया है और उल्लेख करते हुए मनु ने बताया है कि राजा के दायित्वों में उसके अधिकार और उसकी शक्ति दिखाई देती है, सुनिश्चित होती है। राजा के दायित्व और अधिकार तथा शक्ति एक दूसरे से संबंधित है, अलग नहीं। राजा के जो प्रमुख दायित्व और कर्तव्य हैं उनका विवेचन निम्न प्रकार है। पहला है राजा का धार्मिक और नैतिक कर्तव्य। राजा के धार्मिक और नैतिक कर्तव्य से मनु ने स्पष्ट किया है कि राजा को धर्म की रक्षा करनी चाहिए। पूर्व में भी कहा है, धार्यति इति से धर्म है, अर्थात जो धारण करने योग्य है वह धर्म है और इस धर्म की रक्षा करने के लिए राजा को दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए। धर्म की रक्षा करने के लिए दंड को प्रयोग में लाना चाहिए। विद्यार्थियों, और नैतिक कर्तव्य के अंतर्गत धर्म का पालन करना चाहिए और राज्य को विद्वान जन ब्राह्मण के प्रति नर्म रहते हुए उन्हें दान देना चाहिए, नियम पूर्वक यज्ञ करना चाहिए और राजा को विभिन्न व्यसनों, चाहे वो बुराई कोई भी हो, शराब हो, मद हो, जुआ खेलना हो, पर स्त्री गमन हो, इन व्यसनों से राजा को हमेशा दूर रहना चाहिए। विद्यार्थियों, राजा के जो अन्य कर्तव्य हैं उसमें शांति व्यवस्था का कार्य। मनु के अनुसार राजा अनाथ बालकों, विधवाओं तथा असहाय व्यक्तियों की रक्षा करे और दोषी को दंडित करे। इस प्रकार राज्य के अंतर्गत शांति की व्यवस्था बनाए रखने में राजा का प्रमुख दायित्व होना चाहिए। इसके अलावा उसका कार्य है प्रजा के रक्षण का कार्य। मनु के अनुसार राजा अनाथ बालकों, विधवाओं और असहाय व्यक्तियों की रक्षा करे, अर्थात राजा प्रजा के प्रति पिता तुल्य व्यवहार करे, पिता के समान व्यवहार करे, उनकी रक्षण का कार्य करे। इसके अलावा उसका अन्य जो कार्य है राजा का, वो है किलों का निर्माण और उनका प्रबंधन। जितने भी पुर हैं, राजा पुर, दुर्ग और किलों के निर्माण के साथ साथ उनका उचित प्रबंधन भी करे। प्रत्येक दुर्ग में आवश्यक सामग्री जो जरूरी है उसका संग्रह राजा के द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि बाहरी आक्रमणों से राज्य की रक्षा की जा सके। दुर्ग प्राय पर्वत पर बनाए जाने चाहिए, क्योंकि वो पर्वत पर बनाए हुए दुर्ग ऊंचाई पर होते हैं और उन पर आक्रमण की संभावना बहुत कम रहती है और वो प्राय अजय रहते हैं। विद्यार्थियों, मित्रों, इसके अलावा राजा का जो अन्य कार्य है वो है अधिकारियों की नियुक्ति का कार्य। मनु के अनुसार राजा को अपने विभिन्न कार्यों के लिए योग्य और कुशल अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए, क्योंकि स्वयं वह खुद सारे प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकता। इसलिए प्रशासनिक कार्यों के निर्वहन के लिए, प्रशासनिक कार्यों के सफल संचालन के लिए राजा को प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। इसके अलावा इसका राजा का दूसरा अन्य महत्वपूर्ण कार्य राज्य कोष की व्यवस्था करने का कार्य है।
उसका कर्तव्य है, राजा का प्रमुख दायित्व है कि वो आय और व्यय की समुचित व्यवस्था करे। यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि मनु ने कहा है, मनु ने स्पष्ट किया है कि प्रजा पालन के पश्चात, दुर्ग निर्माण के कार्य के पश्चात जो व्यय होता है, उस व्यय पर किया गया खर्च पूरा राज्य कोष पर ही निर्भर करता है। इसलिए दुर्ग के निर्माण, प्रजा के पालन पोषण इत्यादि पर होने वाले व्यय पर जो भी भार आता है, उस भार की जिम्मेदारी उस आय व्यय के खर्च का पूरा लेखा जोखा राज्य कोष पर निर्भर करता है और इस राज्य कोष व्यवस्था का सफल संचालन करने का कार्य राजा का ही होता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि उपर्युक्त कर्तव्यों से स्पष्ट होता है कि राजा संदिग्ध व्यक्तियों पर विश्वास नहीं करे और विश्वासी जो है उस पर भी अधिक विश्वास नहीं करे और बगुले के समान, जो बगुला होता है उसके समान राजा को चिंतन करना चाहिए। सिंह शेर के समान पराक्रमण करना चाहिए, आक्रमण करना चाहिए और भेड़िए के समान शत्रु का दमन करना चाहिए तथा खरगोश के समान शत्रु के घेरे से निकल जाना चाहिए। इस प्रकार मित्रों, विद्यार्थियों, मनुस्मृति में राजा के महत्व को दर्शाते हुए कहा है कि यहाँ पर राजा मनु के अनुसार ईश्वर तुल्य देव स्वरूप होता है और राजा सर्व तेजों में होता है, उसमें ईश्वर का संपूर्ण अंश विद्यमान होता है और इसलिए संपूर्ण प्रजा को बिना किसी हिचक के राजा के सभी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। राजा पर किसी प्रकार की कोई शंका नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थियों, इस प्रकार से मनु ने यहाँ पर राज्य के दायित्व और कर्तव्यों के बाद राजा के क्या कर्तव्य हैं, दायित्व हैं, उनका यहाँ उल्लेख किया है। अगली वीडियो में मित्रों हम मनु की जो मंत्री परिषद है उस पर विवेचन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।